हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग पे, जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है। आज हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। इनफैक्ट ये इस चैप्टर का ही नहीं बल्कि क्लास 11th का पूरे साल, 12th पूरे साल और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, इनफैक्ट बोर्ड्स में भी, आपके स्कूल के 11th के फाइनल एग्जाम्स में भी, जब भी केमिकल बॉन्डिंग उस एग्जाम का पार्ट रहेगा, इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस 100% आएंगे और ये कंफर्मेशन है। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिए आपको सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रेजोनेंस को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लेकिन हम इस टॉपिक को सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के रिस्पेक्टिव ही पढ़ेंगे और बाकी का पार्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो रेजोनेंस होता क्या है? अब लेट्स सपोज मुझे बोला गया कि ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो ओजोन का हमने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। हमने ऑक्सीजन एटम लिया और उसके दो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए एज अ लोन पेयर, उसका एक डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड तीसरे ऑक्सीजन के साथ। हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं, राइट? तो ये हमारे पास ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने इस ऑक्सीजन एटम को फर्स्ट मार्क किया, इस वाले को सेकंड मार्क कर दिया और इस वाले को थर्ड ऑक्सीजन एटम मार्क कर दिया। और अगर हम ये ऑक्सीजन देखते हैं, ओजोन देखते हैं, तो हमारे पास इसके अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड लेंथ है और हमारे पास ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लेंथ है। तो सिंगल बॉन्ड लेंथ रफली 141 पिकोमीटर के आसपास है, क्योंकि यूजली सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। लेकिन अगर दो एटम के बीच में एक और बॉन्ड बन जाए, मल्टीपल बॉन्ड, तो वो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है और ये कितना आ गया? 121 पिकोमीटर के आसपास, राइट? आप इसको 141 या 140 भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। नाउ हम देख सकते हैं कि ओजोन के मॉलिक्यूल में एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। देयर इज अ डबल बॉन्ड यहां पर, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड यहां पर। अब एक बच्चा कह सकता है कि सर हमारे पास ओजोन के अंदर फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और सेकंड और थर्ड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बिल्कुल सही कहा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास एक और बच्चा था, उसने ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखा दिया। अब कुछ सेट ऑफ लोग कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, या यहाँ सिंगल बॉन्ड हो और यहाँ डबल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, ये वाला पहला ऑक्सीजन था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में है, लेकिन दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड एंड थर्ड ऑक्सीजन के बीच में है। सर यहां पे तो डिफरेंस आ गया। तो अब यहां पर कैसे एक्सप्लेन करें कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड किसके बीच में है? तो हमने कहा कि चलो एक्सपेरिमेंटली नेचर में जो ओजोन एग्जिस्ट करता है, नेचर में जो ओजोन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है,
उसको स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटली और पता लगाते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड लेंथ कितनी है। एंड जब हमने नेचर में ओजोन की बॉन्ड लेंथ की वैल्यू निकाली तो वो बड़ी ही अजीब वैल्यू आई 128 पिकोमीटर्स। इनफैक्ट दोनों ही बॉन्ड लेंथ जो है वो 128 पिकोमीटर्स आ रही हैं। मतलब ना तो 121 पिकोमीटर का कहीं निशान है, ना ही 140 पिकोमीटर कहीं पे बॉन्ड लेंथ आ रही है। इनफैक्ट दोनों ही बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी आ रही है, 128 पिकोमीटर। इसका मतलब है कि लुईस स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। ये लुईस स्ट्रक्चर तो हम सिर्फ बुक्स में या पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल, लेकिन नेचर में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। इनफैक्ट अगर हम इस नेचर में ओजोन के मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता ऐसे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का, पर हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं ड्रॉ करने की। तो अगर दोनों बॉन्ड लेंथ्स 128 पिकोमीटर हैं तो हम जब उन बॉन्ड लेंथ्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने यहां पर डॉटेड से शो किया, यहां पे डॉटेड से शो किया। इस डॉट का रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। In fact, there is nothing like single bond ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर, there is nothing like double bond ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर, पर दोनों बॉन्ड लेंथ्स इक्वल है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल बॉन्ड के जैसा कैरेक्टर। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डी लोकलाइजेशन of pi electrons, delocalization of pi electrons। मतलब pi electrons किसी एक जगह localized नहीं है, किसी एक जगह fixed नहीं है। pi electrons फर्स्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में नहीं है, और सेकंड स्ट्रक्चर के हिसाब से दूसरे ऑक्सीजन और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में नहीं है। तो ये एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है, इसीलिए इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में नेचर में एग्जिस्ट करता है इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड। जो लुईस स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, हमने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2। इन दोनों लुईस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का क्या होता है, जब एक सिंगल स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब हम उसी मॉलिक्यूल के लिए दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स, जितने भी ड्रॉ हम कर सकते हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं। अब आप इसी में देख लीजिए
कि पहले स्ट्रक्चर के अंदर ओजोन में डबल बॉन्ड पहले और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में है, जिनकी वजह से बॉन्ड लेंथ या तो 121 पिकोमीटर आनी चाहिए या फिर 140 पिकोमीटर आनी चाहिए, पर इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड लेंथ नेचर वाले ओजोन में नहीं आ रही। इसका मतलब है नेचर में ओजोन का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने का डिफरेंट होता है एज कंपेयर्ड टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसीलिए हम रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बुक्स में रजिस्टर में ड्रॉ कर सकते हैं, पर रेजोनेटिंग हाइब्रिड हम ड्रॉ नहीं कर पाते, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता ही नहीं कि वो जो पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस जगह पे ढंग से प्रॉपरली सिचुएटेड है। इन सब स्ट्रक्चर्स में से रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और यही नेचर में एग्जिस्ट करता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हम सिर्फ उस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने के लिए एक्सप्रेस करते हैं, राइट। आप देखिए ना कि अगर हमारे पेरेंट्स घर में हम बच्चों के लिए कोई चीज़ लेकर आते हैं तो वो चीज़ सब बच्चों के बीच में, सब सिबलिंग्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले स्ट्रक्चर में आप डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में लगा रहे हो, ये तो पार्शियलिटी हो गई। फिर हम अगर दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में क्यों लगा रहे हैं, ये तो पार्शियलिटी हो गई। क्यों ना इन पाए इलेक्ट्रॉन्स का बेनिफिट, इस डबल बॉन्ड का बेनिफिट हम दोनों को ही दें, इनफैक्ट हम सारे ऑक्सीजन को ही दें। जब नेचर ऐसा करता है तो उसको एक नया कैरेक्टर शो करना पड़ता है, और वो क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर, जो मॉलिक्यूल को बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और हम देखेंगे आगे जाके कि ये रेजोनेंस काफ़ी डोमिनेट करती है मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस के लिए, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के लिए। तो आइए पढ़ते हैं इसको। तो हमने पढ़ा है जब कोई सिंगल स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब हम उस मॉलिक्यूल के लिए दो या कभी कभार दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं इनको हम कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सबकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है उसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड, जो एक्चुअली में नेचर में एग्जिस्ट करता है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसको पेन डाउन करना, इसको ड्रॉ करना मुश्किल होता है, बट कैनॉट बी ड्रॉन प्रॉपरली। तो हम भी अवॉइड करेंगे इसको ड्रॉ करना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ये लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्टेट पूरा दिखाते हैं। तो इन सब स्ट्रक्चर्स में से रेजोनेटिंग हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो हम ओजोन मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप दोबारा हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो ये आ गया ओजोन, ये हो गया उसका एक लोन पे, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये आ गया सिंगल बॉन्ड 3 लोन पे,
ये वाली बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर है, ये वाली बॉन्ड लेंथ 140 पिकोमीटर है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहां पे सिंगल बॉन्ड लेंथ शो कर दीजिए और आप डबल बॉन्ड यहां पे शो कर दीजिए। ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। इन दोनों को हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पर हम कोशिश कर रहे हैं आपको ड्रॉ करके दिखाने की कि काइंड ऑफ अगर इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड हम ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे ड्रॉ होता है। जो लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स फिक्स्ड है वो वैसे के वैसे ही ड्रॉ किए जाते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। सिर्फ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड के अंदर ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और दोनों बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती हैं। वैल्यू कितनी होती है 128 पिकोमीटर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को हम डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक साइड एक जगह पे लोकलाइज्ड फिक्स्ड नहीं है, दे आर डीलोकलाइज्ड। आई होप आपको समझ में आया। लेट अस टेक अप वन मोर एग्जांपल। कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 लोन पेयर। ये आ गया पहला स्ट्रक्चर। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होंगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है, ये एक मिस्टेक हो गई, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ आना चाहिए था। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए 121 पिकोमीटर, राइट। तो हमको लगा कि नेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी है 121 पिकोमीटर, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। पर हमने बड़ा अजीब सा एक बिहेवियर देखा कि ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। पर उसी टाइम ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर के साथ कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज CO के पास ट्रांसफर हो जाता है C से। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 बॉन्ड लेंथ आ गई। एक ट्रिपल बॉन्ड लेंथ जो आप देख सकते हैं 110 पिकोमीटर, एक सिंगल बॉन्ड लेंथ, ठीक है, जो कितनी आनी चाहिए 151 पिकोमीटर, ये रहा 115 पिकोमीटर, राइट। समझ में आ गया। तो अगर ऑक्सीजन राइट वाला ऐसा कर सकता है तो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन भी तो कल को ऐसा कर सकता है। तो हमने देखा इसका एक और स्ट्रक्चर आया। वो कौन सा है, ऑक्सीजन। अब वही लोन पाई इलेक्ट्रॉन्स इस O के पास आ गए, तो 3 लोन पे कार्बन, और अब इसके पास क्या आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को शो करने के लिए, दैट इज 121 पिकोमीटर, राइट। वो बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर नहीं है।
और दूसरे स्ट्रक्चर में जब हमने देखा कि उसका ट्रिपल बॉन्ड लेंथ आएगा, वो कितना आएगा 110 पिकोमीटर, तो वो 110 पिकोमीटर भी नहीं है। इनफैक्ट दोनों ही बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी है 115 पिकोमीटर इन रेजोनेटिंग हाइब्रिड, मतलब इट हैज मोर देन डबल बॉन्ड कैरेक्टर पर इट हैज लेस देन ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हम इसको पार्शियल डबल बॉन्ड या पार्शियल ऐसे नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड लेंथ जो है एक्सपेरिमेंटली उस वैल्यू की नहीं है जो हम उससे क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट का अगर हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये आया कार्बन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, सिंगल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है क्योंकि कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है। ऐसा ही एक और ऑक्सीजन है जिसके साथ सिंगल बॉन्ड है और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। आप देख सकते हैं सबका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड ऊपर वाले ऑक्सीजन की बजाय नीचे वाले किसी ऑक्सीजन के साथ हो, बिल्कुल हो सकता है। तो हम इसका एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं है तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड होगा, और अगर इसके साथ सिंगल बॉन्ड होगा तो नेगेटिव चार्ज भी इसके साथ आएगा। तो ये हमारे पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। आप एक और ड्रॉ कर सकते हैं। अब राइट वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देते हैं हम। तो जब हम लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको ये शो होता है कि कार्बोनेट के अंदर एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और उसके पास 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इसके पास -1 2 टाइम्स चार्ज आ रहा है अलग अलग ऑक्सीजन के ऊपर। बट एक्चुअली के स्ट्रक्चर जो नेचर में एग्जिस्ट करता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जिसको ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता, हम तो फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए ड्रॉ कर देते हैं, उसके अंदर तीनों बॉन्ड लेंथ एक जैसी ही है। तो लेट मी हेल्प यू ट्राइंग टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग हाइब्रिड कार्बोनेट का, पर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ नहीं करते। तो मैंने क्या किया, मैंने हर ऑक्सीजन के साथ मैंडेटरीली एक सिंगल बॉन्ड तो है ही है, 2 लोन पेयर हर ऑक्सीजन के साथ कंपल्सरीली है ही है, और बाकी जो है हमने डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा दिया। और -1 चार्ज किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे नहीं आता, बल्कि -2 चार्ज जो है वो तीनों ऑक्सीजन्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई रिपीट, किसी भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं होता। तीनों के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, फर्स्ट। सेकंड, -1 चार्ज किसी पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे नहीं होता, बल्कि -2 चार्ज जो है वो तीनों ऑक्सीजन के बीच में इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो दिस इज द रेजोनेंस एसोसिएटेड विद कार्बोनेट एनायन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट अस टेक अप नेक्स्ट एग्जांपल, सल्फर ट्राइऑक्साइड।
अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सल्फर का डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, सल्फर का सिंगल बॉन्ड जो टेक्निकली एक डेटिव बॉन्ड होता है इस ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर का एक और डेटिव बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो आप देख सकते हैं सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन वही बात आ गई, ये डबल बॉन्ड नीचे वाले किसी ऑक्सीजन के साथ भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो हमने ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दिखा दिया और इसके साथ सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसका। यहां पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया और इसके साथ हमने क्या दिखा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास 3 आए हैं, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक सल्फर और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और 2 सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बट इन रेजोनेटिंग हाइब्रिड हमारे पास 3 सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और अब मैं इस केस में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा, क्योंकि हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको रेजोनेंस समझ में आया। एक बार मैं दोबारा बता दूं, जब कोई सिंगल स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज किसी मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब हम उसी मॉलिक्यूल के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं जो सारे मिलकर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि नेचर में जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो अकेला ही सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर लेता है। लेकिन उसको ड्रॉ करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट एग्जैक्टली कहां पर है, कैसे है, राइट। बट नेचर वाला जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो ज्यादा स्टेबल होता है, वही नेचर में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया ये पार्ट। चलिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। आपने क्लास 10th के अंदर छोटा मोटा बेंजीन के बारे में पढ़ा था, तो हम उसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास 3 कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 135 पिकोमीटर। और इसके पास 3 कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लेंथ आ रही है, जिनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 147 पिकोमीटर। और आप इन डबल बॉन्ड्स को ऐसे भी शो कर सकते हैं। ऑल्टरनेट शो करना है तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, चाहे ऐसे शो कीजिए चाहे ऐसे शो कीजिए। तो 2 स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनते हैं। लेकिन नेचर में जो हमने बेंजीन को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, तो हमने देखा कि 6 की 6 बॉन्ड लेंथ कार्बन की बराबर है। इनफैक्ट सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या शो कर रही है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और सबकी वैल्यू कितनी है, 140 पिकोमीटर। तो ये जो डॉटेड लाइन हमने शो करी है, ये क्या है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इनफैक्ट आप कुछ देखेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, लोगों ने जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होता है तो वो बीच में एक छोटी सी रिंग ड्रॉ कर देते हैं।
तो ये जो छोटी सी रिंग है ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रही है, और इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड से बेंजीन को स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए मॉलिक्यूल रेजोनेंस जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया, एग्जाम्पल्स क्राइटेरिया जो हमने किया है। आइए पढ़ते हैं रेजोनेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। पहला कहते हैं सारे कैनोनिकल फॉर्म्स में से सिर्फ रेजोनेटिंग हाइब्रिड है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ अगर कोई लोन पेयर है और अगर कोई बॉन्ड पेयर्स है तो वो हमेशा सेम रहेंगे। सर कैसे? आइए हम यहां पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं इसके। ये देख सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। अब आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कितने लोन पेयर हैं, 1 2 3 4 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर। जब बाई चांस की बात है इनका नंबर दोनों का सेम आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, हर स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 4 लोन पेयर कंपलसरी है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर, 1 और 3 4 बॉन्ड है ना, लोन पेयर हो गए वो 1 2 3 और 4 लोन पेयर और 3 और एक सिंगल बॉन्ड। तो देखिए हर स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बराबर है। ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर 8 लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर है। हर स्ट्रक्चर में आप देख लीजिएगा ऐसा ही होगा, 3 यहां पे हो गए, 2 यहां पे 5 और 3 यहां पे 8 और 4 बॉन्ड हो गए। आप ये भी देख लीजिए, 3 यहां पे, 3 यहां 6 और 2 यहां पे 8 और 4 बॉन्ड। हर कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी लोन पेयर है बॉन्ड पेयर है उनका नंबर हमेशा सेम रहेगा। वो इधर उधर शिफ्ट जरूर कर सकते हैं पर ओवरऑल नंबर हमेशा क्या रहेगा, सेम। नेक्स्ट, टोटल चार्ज भी मॉलिक्यूल पर या आयन पर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज आता है, नो। आप पहले स्ट्रक्चर पे देख लीजिए कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरे स्ट्रक्चर पे देख लीजिए, आपको मैं चार्ज के लिए कलर चेंज करके बताता हूं ताकि आप उसको आराम से देख सकें। दूसरे में ये रहा प्लस चार्ज, ये रहा माइनस चार्ज, दोनों का ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। आप तीसरे में देख लीजिए, ये रहा माइनस चार्ज, ये रहा प्लस चार्ज, दोनों का चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल। मतलब चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है पर फाइनली वो टोटल न्यूट्रल ही रहेगा। अब कार्बोनेट में कार्बोनेट में -2 चार्ज आ रहा था तो हर स्ट्रक्चर के अंदर -2 चार्ज आएगा। तो इस स्ट्रक्चर में भी -2 चार्ज है। आप जब इसको इधर ले जाते हैं तो इसमें भी -2 चार्ज आ जाए। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और अगर आप उसको शिफ्ट करते हैं
तो इस ओवरऑल स्पीशीज पे भी -2 चार्ज रहेगा। तो टोटल चार्ज जो है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। चाहे वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, चाहे वो मॉलिक्यूल क्या हो, चार्ज हो उसके ऊपर कोई आयन का। कहते हैं जब आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को प्रेजेंट करते हो, पोजीशन एटम्स की या आप चेंज नहीं कर सकते, आप उनको शिफ्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ लोन पेयर या बॉन्ड पेयर्स को मूव या शिफ्ट कर सकते हो, आप एटम्स को शिफ्ट नहीं कर सकते। आप देख लीजिए जहां पर हमने कार्बन को फिक्स कर दिया, कार्बन सेंटर एटम में ही आ रहा है, जहां पे ऊपर का ऑक्सीजन फिक्स्ड हो गया, ऑक्सीजन वहीं आ रहा है, बाकी के ऑक्सीजन फिक्स्ड हो गए, वो भी वहीं पे आ रहे हैं, उनकी पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते। एटम्स की पोजीशन किसी भी स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं कर सकते। None of the canonical forms exist, not even for a fraction of time, or keep switching from one form to the another. अब ये बच्चों को बहुत लगता है कि लोन पेयर जो है वो इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये ऐसे बन जाएंगे। नो, ऐसा नहीं होता। वो इधर उधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट शिफ्ट नहीं कर रहे होते, वो एक ही जगह कॉन्स्टेंटली रहते हैं ताकि मॉलिक्यूल को क्या मिलती रहे, कॉन्टिन्यूअस स्टेबिलिटी। जैसे ही वो किसी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगे तो राइट पोर्शन डीस्टेबलाइज हो जाएगा, राइट शिफ्ट होंगे तो लेफ्ट डीस्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव या शिफ्ट नहीं करते रहते। ठीक है, बच्चों को ये भी लगता है कि इस ओजोन के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन अभी यहां पे होगा, फिर फटाफट यहां चला जाएगा, फिर यहां चला जाएगा, फिर यहां चला जाएगा, फिर यहां चला जाएगा, ऐसे 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 फटाफट 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 भागते रहते हैं। नो, दे कैन नॉट शिफ्ट लाइक दिस, दे कैन नॉट जंप लाइक दिस, राइट। तो ऐसा नहीं होता। एंड जितने ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। इस पॉइंट पे हम पूरी तरीके से अग्री नहीं करते, बट यस, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। पर आगे जाके हम पढ़ेंगे ऐसा होता नहीं है, नॉट नेसेसरीली। देन आता है रेजोनेंस एनर्जी। ये डिफरेंस होता है एनर्जी का बिटवीन रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जितने भी आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे हैं उनमें से जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस। टेक्निकली कंपैरिजन में इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो हाई माइनस लो करते हैं तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। और अगर रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या करेगी, इंक्रीज करती है, राइट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया रेजोनेंस का। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनेट। हम पहले भी कर चुके हैं, तो आइए चलते हैं उसी के पास, कार्बोनेट के स्ट्रक्चर के पास। तो कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स or canonical structures of carbonate in which each structure possesses 1 carbon double bond O and 2 carbon single bond O. इसके अलावा there is -1 charge each on 2 of the oxygen atom जिनके पास single bond आता है। But नेचर में जो कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है उसके अंदर 3 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड -2 चार्ज किसी पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम पे नहीं आते इंडिविजुअली, बल्कि तीनों ऑक्सीजन के बीच में इक्वली
क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस कार्बोनेट के अंदर। और रेजोनेटिंग हाइब्रिड सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। फिर वो कहते हैं एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, फॉस्फोरस एसिड को आप दो स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हैं वो दो स्ट्रक्चर्स। कहते हैं कि क्या ये कैनोनिकल फॉर्म्स रेजोनेटिंग हाइब्रिड रिप्रेजेंट करते हैं? आप आंसर दीजिए यस और नो। तो आंसर इज नो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते। व्हाई? बिकॉज position of atoms have been changed, जो allowed नहीं होता, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहां पर आ गया, जो अलाउड नहीं होता कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसलिए ये नहीं हो सकते। एंड देन एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो हमने अभी ड्रॉ किया, ठीक है। और NO2 एंड NO3 माइनस। तो चलिए इनके स्ट्रक्चर देखते हैं, NO2 के और NO3 माइनस के। तो आइए देखते हैं NO2 की रेजोनेंस। तो NO2 के अंदर नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है एक ऑक्सीजन के साथ, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक डेटिव बॉन्ड होता है इस ऑक्सीजन के साथ। तो आप डेटिव बॉन्ड मत दिखाइएगा, आप सिंपल ड्रॉ कर दीजिएगा। और एक इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग, राइट। तो ऐसे ही आप इसको शो कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर, तो ये आ गया नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आप इस ऑक्सीजन के साथ दिखा दीजिए, और डेटिव बॉन्ड आप इस ऑक्सीजन के साथ दिखा दीजिए। तो इसके दो स्ट्रक्चर्स बन गए, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड। हालांकि रेजोनेटिंग हाइब्रिड हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट काइंड ऑफ हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा दीजिए, ठीक है। द टू बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल एंड पोजेसेस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है NO3 माइनस नाइट्रेट। आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, नाइट्रोजन, एक का डबल बॉन्ड आ गया, एक का डेटिव बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, और एक का सिंगल बॉन्ड आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है इसलिए इसके पास माइनस चार्ज आ गया। तो आप इन बॉन्ड्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ उसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, डबल बॉन्ड हमने नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट कर दिया, और इसके साथ हमने डेटिव बॉन्ड बना दिया। तो देखिए सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। और तीसरा वे क्या हो जाएगा कि आप इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना दीजिए, और इसके साथ आपने डबल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ, और इसके साथ आपने क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, राइट। तो ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए नाइट्रेट आयन के। तो क्लास, आई होप आपको रेजोनेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझ में आया। मैं और भी बहुत सारे इनके एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूंगा जब जब हम अपने लेक्चर्स में स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे मैं रेजोनेंस को दोबारा ले आऊँगा आपके लिए समझाने के लिए, आपके रिवीजन के लिए, और ताकि आप इस टॉपिक में कंफर्टेबल रहें जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि रेजोनेंस उनको भी समझ में आए। और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू सब्सक्राइब, अदरवाइज टाइम विल रिड्यूस एंड इट इज़ कीप ऑन रिड्यूसिंग डे बाय डे, और आपके पास प्रेशर बिल्टअप होता रहेगा फॉर अननोन थिंग्स। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप जल्दी समझ लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सो थैंक यू फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस, बाय बाय, टेक केयर।